नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्मिता। इस बुलेटिन में आज बात होगी बंगाल में हुए चौथे चरण के मतदान की। चुनावी रैलियों पर चुनाव आयोग की सख्ती की। बताएंगे कि चुनाव परिणाम से पहले क्या है कांग्रेस को चिंता। जानेंगे कि किसानों ने कहां किया चक्का जाम। और बुलेटिन के आखिर में बात बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार की तैयारियों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। असम में 4 मतदान केंद्रों पर फिर होगी वोटिंग। 20 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। रताबाड़ी, सोनाई और हाफलॉन्ग क्षेत्रों के 4 मतदान केंद्रों पर होगी वोटिंग। महाराष्ट्र में लगाया जा सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। सर्वदलीय बैठक में बोले सीएम उद्धव ठाकरे, वर्तमान स्थिति में लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं। विपक्ष ने पूर्ण लॉकडाउन की योजना का किया विरोध। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, बोले देश को है नौकरी की जरूरत, बीजेपी सरकार देती है जुमला। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग जारी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे विद्यार्थी। सीबीएसई ने की परीक्षा केंद्रों की संख्या में 50% की बढ़ोतरी। भारत की 2 और महिला पहलवान अंशु और सोनम ने हासिल किया टोक्यो ओलंपिक का कोटा। इसके साथ ही कुश्ती में 6 पहलवान कर चुके हैं क्वालिफाइड। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में आज 44 सीटों के लिए मतदान हुआ। इस बार बंगाल में कई स्थानों पर शांति व्यवस्था बिगड़ती दिखी। कूच बिहार में एक पोलिंग बूथ पर 4 लोगों की जान भी चली गई। हावड़ा, हुगली से भी कई स्थानों में सुरक्षा बलों को हालात संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो चौथे चरण में कितना हुआ मतदान, देखें ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए बंगाल के 5 जिलों की 44 सीटों पर मतदान आज संपन्न हो गया। इनमें हावड़ा की 9 सीट, दक्षिण 24 परगना की 11 सीट, हुगली की 10 सीट, अलीपुरद्वार की 5 सीट और कूच बिहार की सभी 9 सीटों पर मतदान हुआ है। इन 44 सीटों पर 2016 में हुए विधानसभा में टीएमसी ने 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। कूच बिहार में सितालकुची में बूथ नंबर 126 पर आज हालत नियंत्रण के बाहर जाते दिखाई दिए। इसके अलावा हुगली और हावड़ा में भी कुछ जगह पर शांति व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती दिखी, लेकिन केंद्रीय बलों ने हालात पर जल्द ही काबू पा लिया। इस बार बंगाल में जबरदस्त मतदान हुआ है। अंतिम समाचार मिलने तक चौथे चरण में लगभग 81% मतदान हो चुका था। इसके साथ ही कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है उसमें टॉलीगंज सीट पर मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी शामिल हैं। उनका मुकाबला राज्य के खेल मंत्री अरूप विश्वास से है। बेहलापूर्व सीट पर बीजेपी की उम्मीदवार पायल सरकार का मुकाबला रत्ना चटर्जी से है, जो शहर के पूर्व महापौर और ममता सरकार में मंत्री शोभन चटर्जी की पत्नी हैं। जबकि टीएमसी से बीजेपी में आए राज्य के पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी हावड़ा दोमजूर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हुगली के चिंसुराह सीट पर बीजेपी सांसद और अभिनेत्री लोकेट चटर्जी चुनावी मैदान में हैं। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री और बेहला पश्चिमी सीट से वर्तमान विधायक पार्थ चटर्जी का मुकाबला अभिनेत्री और बीजेपी उम्मीदवार सरबंती चटर्जी से हो रहा है। क्रिकेट खिलाड़ी मनोज तिवारी शिवपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जनता अपना मत डाल चुकी है और अब इंतजार है 2 मई की मतगणना का। पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। इस बार के मतदान के बाद चुनाव आयोग से लेकर सरकार तक की चिंता बढ़ गई है। आयोग के सामने चुनावों को शांति से कराने के साथ ही स्वास्थ्य मुसीबत के बीच हालात संभालने की भी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से देश में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद चुनावी रैलियों पर सवाल उठने लगे हैं। इसे लेकर चुनाव आयोग ने भी सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो गए, पर पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है। इस पर नेता जमकर प्रचार कर रहे हैं। रैलियों में जमकर भीड़ उमड़ रही है और हुजूम को देखकर नेता खूब खुश हो रहे हैं। लेकिन किसी को भी महामारी का ख्याल नहीं। न तो नेताओं के मुंह पर मास्क है और न ही जनता में दूरी का ख्याल। सारे नियम तोड़े जा रहे हैं, कानून का माहौल उड़ाया जा रहा है। जब नेताओं से पूछा जाता है कि नियम क्यों टूट रहे हैं तो जवाब आता है, अरे भाई चुनाव है। इस जवाब के बाद लंबे वक्त से चुनाव आयोग भी अपनी जुबान बंद करके बैठा था। लेकिन जब हाईकोर्ट का हंटर चला तो चुनाव आयोग ने भी चुनाव के बीच चाबुक चला दिया। हाईकोर्ट के केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजे गए नोटिस के बाद अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दल के अध्यक्षों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि स्वास्थ्य मुसीबत के दौरान केंद्र सरकार के जरिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सख्त लहजे में
और साफ तौर पर कह दिया है कि अगर केंद्र सरकार के नियमों को दिशा निर्देशों का पालन नहीं होता है तो केंद्रीय चुनाव आयोग राजनीतिक दलों, राजनेताओं, स्टार कैंपेनरों, उम्मीदवारों की सभाओं और कैंपेनिंग पर भी रोक लगाने से नहीं हिचकेगा। इतना ही नहीं, केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग जैसे उपकरणों का लगातार इस्तेमाल करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कानून के अलग अलग प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान देश भर में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी दौरान ये भी देखा जा रहा है कि राजनीतिक दलों के जरिए जिन दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी था उसकी धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल चुनाव आयोग की सख्ती तब देखने को मिली है जब 2 दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था कि आखिर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का चुनावी सभाओं, रैलियों और प्रचार प्रसार के दौरान राजनीतिक दल और उनके नेता पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी सख्ती के बाद अब चुनाव आयोग ने नेताओं को चेतावनी दी है, लेकिन अब इस चेतावनी का क्या फायदा, क्योंकि 4 राज्यों में तो चुनाव खत्म हो चुका है और बंगाल में आधे से ज्यादा चुनाव निपट चुका है। जो बिगड़ना था वो बिगड़ चुका है, लेकिन क्या करें, चुनाव है। 4 राज्यों के मतदान के बाद अब चुनाव आयोग जागता दिख रहा है। उसे अब लोगों की चिंता हो रही है। चिंता कांग्रेस को भी है। पार्टी अपने उन उम्मीदवारों को बीजेपी से बचाने की कोशिश में है जो चुनाव जीत सकते हैं। असम में तो कांग्रेस अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को जयपुर भेजना शुरू भी कर चुकी है और अब ऐसी ही रणनीति कांग्रेस की अन्य राज्यों को लेकर भी बन रही है। तो कहां के कांग्रेस उम्मीदवार भेजे जा सकते हैं जयपुर, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के लिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है। पार्टी के लिए खोने को ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें सिर्फ पुडुचेरी में ही कांग्रेस की सरकार थी। इस बार कांग्रेस को पश्चिम बंगाल छोड़ बाकी सभी राज्यों में या तो अपनी या अपने गठबंधन सहयोगी की सरकार बनते दिख रही है। कांग्रेस को उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन चिंता बीजेपी की उस रणनीति को लेकर है जिसके कारण कांग्रेस को कई राज्यों में अपनी सरकार खोनी पड़ी। इसलिए चुनाव परिणामों से पहले ही बीजेपी से अपने संभावित विधायकों को बचाने की रणनीति तैयार करने में कांग्रेस जुट गई है। सबसे पहले कांग्रेस ने असम से अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को जयपुर भेजना शुरू किया। अब पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी को लेकर भी ऐसी ही रणनीति पर काम चल रहा है। केरल और तमिलनाडु में पार्टी ये मानकर चल रही है कि बीजेपी यहाँ बेहद कमजोर है और सत्ता की लड़ाई में नहीं है। केरल में तो कांग्रेस का संगठन भी काफी मजबूत है, इसलिए तमिलनाडु और केरल के प्रति कांग्रेस को ज्यादा चिंता नहीं है। लेकिन बाकी के 3 राज्यों में बीजेपी से अपने उम्मीदवारों को बचाने की कोशिशें अभी से करनी पड़ रही है। असम और पुडुचेरी में मतदान हो चुका है, वहीं बंगाल में अभी 4 चरण की ही वोटिंग हुई है और कांग्रेस को जिन सीटों पर सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं वहां अभी वोटिंग बची हुई है। इसलिए पश्चिम बंगाल में पार्टी अपने मजबूत उम्मीदवारों को लेकर कोई फैसला नहीं कर पाई है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के गढ़ में मतदान का काम पूरा होगा, पश्चिम बंगाल से भी पार्टी अपने उम्मीदवारों को राजस्थान पहुंचा सकती है। पश्चिम बंगाल को लेकर कांग्रेस मानकर चल रही है कि यहां किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा और मतगणना के बाद कांग्रेस किंगमेकर बनकर उभरेगी। पार्टी के अंदर अभी से ही टीएमसी के साथ जाने को लेकर राय बन रही है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना होगा, साथ ही अपने जीते हुए उम्मीदवारों को बचाना भी होगा। ऐसे में 2 मई से पहले कांग्रेस असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के अधिकांश उम्मीदवारों को जयपुर भेज सकती है, जहां से वो सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही वापस अपने राज्य लौटेंगे। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को बीजेपी से बचाने की कोशिश में है, तो वहीं किसानों की कोशिश है कि किसी तरह सरकार उनकी मांग मान ले। किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार नए कृषि कानूनों को वापस ले लें और फसलों पर एमएसपी के लिए कानून बना दे, लेकिन सरकार किसानों की मांग मानने को तैयार नहीं है। इसे लेकर किसानों ने आज केएमपी पर जाम लगा दिया। ये जाम कल सुबह तक चलेगा, देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानून के विरोध में किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे तो हैं, लेकिन उनकी मांगों पर सरकार अभी तक विचार नहीं कर पाई है। 4 महीने से अधिक समय से किसान आंदोलनरत हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार नए कृषि कानून को रद्द कर दें, मगर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते सरकार का ध्यान किसानों की ओर जा ही नहीं रहा है। ट्रैक्टर मार्च, भारत बंद जैसे जतन तो किसान पहले ही कर चुके हैं, साथ ही महापंचायतें भी आए दिन किसान करते नजर आते रहते हैं। लेकिन अब आज किसानों ने एक बार फिर सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम किया है। संयुक्त
संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से केएमपी को 24 घंटे के लिए जाम करने की कॉल दी गई है। केएमपी एक्सप्रेस वे के जाम को सफल बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सिंगू बॉर्डर पर शुक्रवार को बैठक की गई थी। मीटिंग के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जारी किए गए बयान में किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा, किसान एक्सप्रेस वे को जाम करने के बाद 13 अप्रैल को दिल्ली के बॉर्डर पर खालसा पंथ का स्थापना दिवस मनाएंगे। 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस के रूप में किसान बहुजन एकता दिवस मनाया जाएगा। वहीं आज के जाम के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अंबाला और चंडीगढ़ की ओर से आने वाले यात्री करनाल से शामली और पानीपत से सनौली होते हुए यूपी गाजियाबाद और नोएडा की ओर जा सकेंगे। इसके साथ ही गुड़गांव जयपुर की तरफ जाने वाले वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग 41A पर पानीपत से गोहाना की तरफ रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी होते हुए जा सकेंगे। हाँ, लेकिन जाम के कारण सोनीपत, झज्जर, पानीपत, रोहतक, पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव और नूह में यातायात प्रभावित है। इन सब के बीच अब सवाल यही उठता है कि आखिर किसानों को और कितनी रणनीतियां अमल करनी होगी। क्या सरकार का दिल किसानों की मांग के आगे पिघलेगा भी या नहीं? इस समय देश में कई परेशानियां चल रही हैं। चुनाव आयोग के लिए स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण हो रहा है, तो किसानों के लिए सरकार से अपनी मांग मनवाना चुनौती बना हुआ है। एक मुश्किल टीकाकरण को लेकर भी खड़ी हो रही है। देश में टीके की कमी होती दिख रही है, जिसे लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो क्या कहा है सोनिया गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। पिछले साल देश में जिस मुसीबत ने दस्तक दी थी, उससे अब तक लोगों को राहत नहीं मिली है। स्वास्थ्य मुसीबत की दूसरी लहर ने देश में रफ्तार पकड़ ली है, जिससे लोगों में इसका डर बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण और टेस्टिंग पर जोर देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी आज कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग की। सोनिया गांधी की इस मीटिंग में संक्रमण के आंकड़ों के साथ ही वैक्सीन, वेंटिलेटर्स की उपलब्धता को लेकर चर्चा की गई। सोनिया ने संक्रमण से निपटने के प्रयासों की समीक्षा के साथ साथ जांच, संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और टीकाकरण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। वहीं वो केंद्र सरकार पर भी जमकर बरसती हुई नजर आईं। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार महामारी प्रबंधन में फेल साबित हुई है। टीके का निर्यात कर देश में इसकी कमी होने दी। हमें सबसे पहले भारत में टीकाकरण अभियान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसके बाद टीके का निर्यात करना और दूसरे देशों को तोहफे में देना चाहिए। हमें इस बात पर जोर देना होगा कि जिम्मेदाराना व्यवहार हो और बिना किसी अपवाद के स्वास्थ्य मुसीबत संबंधी दिशा निर्देशों और सभी कानूनों का पालन किया जाए। कांग्रेस की राज्य सरकारों को अपने राज्यों में संक्रमण के प्रसार से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने के साथ ही कमजोर तबकों की मदद करने की जरूरत है। बता दें कि कांग्रेस लंबे समय से केंद्र सरकार पर इस महामारी के दौर में सही प्रबंधन न होने के आरोप लगा रही है। ऐसे में अब पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी केंद्र सरकार पर इस परिस्थिति में कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। साथ ही देश में टीके की कमी होने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अब ऐसे में मोदी सरकार क्या सफाई पेश करेगी, इस पर हर किसी की नजर बनी हुई है। पहले देशवासी फिर कोई और, सोनिया गांधी का संदेश साफ है। सरकार को यदि किसी दूसरे देश की मदद भी करनी है तो पहले वो देश की ज़रूरतों को पूरा करें। ज़रूरत इस समय देश में सभी ट्रेनों के संचालन की भी महसूस हो रही है, खासतौर पर उन स्थानों पर जहां श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है। कई स्थानों से स्वास्थ्य मुसीबत के चलते श्रमिक वापस लौट रहे हैं। ऐसे में रेलवे की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। तो क्या कहा है रेलवे ने, देखिए ये रिपोर्ट। देश में महामारी की नई लहर के बीच भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार ट्रेनों की संख्या बढ़ा रही है। महामारी के कारण बंद की गई रेल सेवाएं अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं। आपको बता दें कि महामारी काल में बंद की गई ट्रेनें शुरू तो कर दी गई, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने यात्रियों की परेशानी को दूर करने के लिए 10 अप्रैल तक महामारी काल से पहले चलने वाली ट्रेनों में से 90% ट्रेनों को फिर से चलाने की योजना बनाई थी और रेलवे ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन 10 अप्रैल को रेल मंत्रालय ने उत्तर रेलवे और अन्य जोनल रेलवे के सहयोग से 35 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने की अनुमति दी है, जिसमें पश्चिमी रेलवे केवल 3 और स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। जो 35 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के यात्रियों को फायदा होगा। वहीं पश्चिमी रेलवे अतिरिक्त साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है। इसे लेकर पश्चिमी रेलवे ने प्रेस नोट जारी कर दिया है। यात्रियों की सुविधा और यात्रा की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से पश्चिमी रेलवे ने बांद्रा टर्मिनस, बरौनी जंक्शन, बांद्रा टर्मिनस, सुबेदारगंज, सूरत, हटिया और उधाना, छपरा रेलवे स्टेशनों के बीच 3 और साप्ताहिक विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है।
आपको बता दें कि इससे पहले रेलवे की ओर से ऐसी खबरें आई थी कि भारतीय रेलवे 10 अप्रैल से देश में 90% रेलों का परिचालन करने जा रहा है, जिससे परेशानी का सामना कर रहे रेल यात्रियों को राहत मिलेगी। उत्तर रेलवे ने पत्र लिखकर कहा था कि महामारी की वजह से पिछले वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में जिन ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था उन्हें फिर से शुरू किया जाए, लेकिन अब रेल मंत्रालय ने केवल 35 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। और बुलेटिन के आखिर में बात बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार की बैठक की। देश की अर्थव्यवस्था चरमराती जा रही है, तो वहीं स्वास्थ्य मुसीबत के कारण भी देश बदहाल हो रहा है। ऐसे में 1 फरवरी को पेश हुए आम बजट में केंद्र सरकार ने निजीकरण पर जोर देने का सार्वजनिक तौर पर ऐलान भी कर दिया था और इस निजीकरण की रेस में अब सरकारी बैंकों का नाम भी आ चुका है। जिन सरकारी बैंकों को सरकार निजी हाथों में सौंपने वाली है, आज उनके नाम भी शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। तो आखिर कौन से बैंक आएंगे निजी हाथों में, देखिए ये रिपोर्ट। 1 फरवरी 2021 को पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये घोषणा की थी कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और LIC का निजीकरण करेगी, जिसके बाद से बैंक कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर किन बैंकों को निजी हाथों में सौंपेगी सरकार, अब इसे लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र की मोदी सरकार पहले चरण में कम से कम 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण कर सकती है, जिसे लेकर 14 अप्रैल को नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाओं और आर्थिक मामलों के विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होने वाली है। इस बैठक में निजीकरण के संभावित बैंकों पर चर्चा होगी। सरकार ने निजीकरण के लिए मझौले आकार के 4 बैंक शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक का नाम शामिल है। हालांकि अभी तक निजीकरण के लिए किसी भी बैंक का अंतिम चयन नहीं किया गया है। बता दें कि महामारी के बाद से देश जिन हालातों से गुजर रहा है, उससे निपटने के लिए सरकार एक के बाद एक सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।